ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान को सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आज की आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाना है और जो लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया। और उस समय मैं इस बात को महसूस किया, प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग, जब भी मैं हॉस्पिटल्स में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने 3 टायर व्यवस्था की थी, हर जिले के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ, पैरामेडिक्स के साथ। वहां से जो बातें छन करके हमारे सामने आती थी उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारी जगह हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे। तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, SGPGI को, KGMU को और RML को इस बात की जिम्मेदारी थी कि वर्चुअल आईसीयू ये लोग प्रारंभ करें। और मुझे लगता है कि SGPGI ने जो वर्चुअल आईसीयू यहाँ से प्रारंभ किया बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस आईसीयू की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर CSR से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को साबित करने का एक समय हो, परिलक्षी कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहाँ जा रहा है और संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और अगर कहा जाए तो 37 वर्ष SGPGI के इतिहास में बहुत गौरवशाली रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी SGPGI को देखते हैं, जहां SGPGI से जुड़े हुए यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब के लिए जहाँ एक बहुत गौरव की बात है। लेकिन वहीं हम सब के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना, जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है, और जहां पर लोगों को लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते। और हमेशा जिससे अपेक्षा होती है और अगर हम उन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं तो वही हमारे जीवन को यशस्वी बनाता है, वही हमारे जीवन को अन्य लोगों के लिए यादगार बनाता है और फिर वह यात्रा
आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बनती है। और यह चैलेंज आज एसजीपीजीआई के पास है, क्योंकि प्रदेश के अंदर अब एम्स जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत विरोधी रहा जब एसजीपीजीआई की तरफ से आता था कि हमें एम्स के समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था इसको स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पर हम लोग टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को साबित कर सकते हैं, और एसजीपीजीआई की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। एसजीपीजीआई ने इस दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समकक्षता चाहिए और समकक्षता के नाते हम पिछड़ों होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे उभरना पड़ेगा और एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए एसजीपीजीआई को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए, वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स फुल फ्लेज चालू होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके साथ ही एम्स के समकक्ष संस्थान बीएचयू वाराणसी भी प्रारंभ हो रहा है, और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्य योजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्य का लोड बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां पे इतनी संभावनाएं, उन्हीं के बीच में हमें अपनी संभावनाओं को भी आगे बढ़ाना है। वहां पे आपके लिए ट्रीटमेंट, यानी पूरा का पूरा आपका सिस्टमिक ट्रीटमेंट करा जाए। अरे टीचिंग के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना, इन संभावनाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एसजीपीजीआई के लिए उत्तर प्रदेश उपलब्ध है। उस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना और उसके लिए कार्य करना। मैं इस बात को मानता हूं कि एक सामान्य मरीज एसजीपीजीआई में नहीं आता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से रिफर होने के बाद ही कोई पेशेंट यहां पर आता है, और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अब मेडिकल कॉलेजेस का एक बहुत अच्छा तंत्र विकसित किया है। 1947 से लेकर के 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और 2017 से 2020 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नए बना रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कितनी तेजी के साथ प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है। और ये 30 मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ हर एक जिले में हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, सीएचसी का, पीएचसी की स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है। और जिन्हें सब नहीं लगता, जिन्हें लगता है कि आज से 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, और जिन्होंने नजदीक से इसे देखा है वे लोग इस बात के लिए आश्वस्त थे कि कोरोना के खिलाफ हम लड़ाई बहुत मजबूती से जीतेंगे। और जिन्हें मालूम नहीं था वे सशंकित थे, और हम भी कहते थे हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बात बाका नहीं होने देंगे। और हमें प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने 3-3.5 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ध्यान दिया, आज उसका परिणाम कोविड-19 के मैनेजमेंट में हम सबको देखने को मिला। और आज उसका परिणाम ही है कि जब WHO जैसी संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को उसकी सराहना करने से अपने को रोक नहीं पाती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसमें एक एक संस्थान ने योगदान दिया, हर एक स्तर पर, हर एक टीम ने। यहां पे हमारे जितने भी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल थे, उनमें जो भी उनके साथ जो भी चिकित्सक जुड़े थे या मेडिकल संस्थान से जुड़े हुए जो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए थे,
वे सभी तो उसमें योगदान दे ही रहे थे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जिले स्तर पर भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे। वहां से विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने स्तर पर वहां पर योगदान दिया। बहुत सारी जगह हम लोगों ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए पहली शर्त ये रखी थी कि कोविड हॉस्पिटल और नॉन कोविड अलग अलग होंगे, और कोविड और नॉन कोविड को हम एक साथ नहीं रहने देंगे, एक संस्थान में एक बिल्डिंग पे नहीं रहने देंगे। और उसका परिणाम बहुत अच्छा हमारे सामने आया और हम लोगों को उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी जो प्रोफेसर प्रणव भार्गव कह भी रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन तब तक हमें कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन उस सावधानी में हम पलायन कर जाएं, ये हम सबके लिए चिंताजनक स्थिति है। और मैंने कोविड-19 के दौरान देखा बहुत सारे लोग तो पलायन का रास्ता अपना लिए। हम लोगों को कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं देखने के लिए। थोड़ा चेक करो, पैरामेडिक्स वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, सीनियर फैकल्टी वहां जा रही कि नहीं जा रही है। ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये नौबत भी आई तो उसका विकल्प भी निकला। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर था हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, जब हेल्थ केयर के लिए हम जन विश्वास को एक बार फिर से अर्जित कर सकते थे। और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उन्होंने जन प्रतिष्ठा को, जन विश्वास को जीता है। लेकिन जहां पर कमजोर कार्य हुआ, लापरवाही हुई, वहां पे जनता ने उसी प्रकार की नेगेटिविटी उन संस्थानों के प्रति और उन लोगों के प्रति व्यक्त भी की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति, कोविड जैसी बीमारी तो ऐसी है कि जहां पे हर व्यक्ति के पास आज के दिन तो स्मार्टफोन है, वो एक एक प्रतिक्रिया वहां से हम लोगों के पास देखता था। और हम लोगों ने एक एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 बार प्रतिदिन संवाद हम कराते थे। और उसका परिणाम क्या होता था कि लोग एक एक जानकारी हम लोगों के पास आती थी। कैसे उन्हें भोजन मिल रहा है, उनके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, उनके वार्ड में बेडशीट बदली जा रही कि नहीं जा रही है, वहां पैरामेडिक्स उपस्थित रहता है कि नहीं रहता है, वहां पे डॉक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप अगर डॉक्टर नहीं आए हैं, पैरामेडिक्स नहीं आए, तो आप हमें ही नोट करा दीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, आप ही बता दीजिए। हम दोनों से बात करते थे, होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट से भी और जो हॉस्पिटल में है उससे भी हम लोगों का निरंतर इस प्रकार का संवाद होता था। और उसका परिणाम था जहां पर थोड़ी भी लापरवाही होती थी तो वहां पर शासन फिर से वहां पर पहल करके उसको दूर करने का प्रयास करता था। और उसका परिणाम हम सबके सामने अच्छे ढंग से आया। और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा ICPGI को, जिन्होंने वर्चुअल ICU को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा करके प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को एक विशेषज्ञ जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी थी, ICU की फैसिलिटी थी, उससे लाभान्वित किया। इसका काफी बड़ा लाभ प्रदेश के बहुत जो कोमॉर्बिड पेशेंट थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा आगे लेकर चलनी है, और याद करना कि अगर हम समय के अनुरूप नहीं चले, समय के धारा के अनुरूप अगर हम लोगों ने आज के परिप्रेक्ष्य में अपने को नहीं ढाला तो हम पिछड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। एम्स जैसे संस्थान से आपका प्रतिस्पर्धा अब होने वाली है। तकनीक से आप सबको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और जिससे जो आपके सामने आने वाले समय की चैलेंजेस होंगे उस जिससे आप अपनी तैयारी करें। और मैं सबसे पहले तो ICPGI से कहूंगा कि आप अपनी जनरल OPD प्रारंभ कर दीजिए। अब कोरोना से बहुत भयभीत मत होइए, सावधानी और सतर्कता बरतिए। अगर डॉक्टर ही OPD छोड़ करके गायब हो जाएगा तब तो फिर हमने इस मामले में रिसर्च कर लिया, तब तो हम लोग फिर इसके आगे के उपचार के लिए, और जो एक कॉमन मैन के अंदर भय है, प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर अपनी जनरल OPD प्रारंभ कर चुके हैं, अधिकतर क्षेत्रों में जनरल OPD चल रही है। ICPGI क्यों नहीं कर पा रहा है, KGMU क्यों नहीं कर पा रहा है, RML क्यों नहीं कर पा रहा है? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं,
ये हमें तत्काल अपनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, शासन की उन योजनाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत की योजना है। आयुष्मान भारत में भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के हर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पेशेंट को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रही है। आयुष्मान भारत की ये सुविधा उन गरीबों को हर एक को मिले। हमें ये देखना चाहिए कि एसजीपीजीआई जैसा संस्थान हर एक पेशेंट के लिए बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ पे सिफारिश ही नहीं बल्कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और आयुष्मान भारत की सफलता एक गरीब पेशेंट को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करेगी और इससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यद्यपि आयुष्मान भारत में यहाँ पे लगभग 750-800 के आसपास पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई, लेकिन ये बढ़नी चाहिए और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। एसजीपीजीआई का ट्रॉमा सेंटर बहुत दिनों तक बहुत त्रिशंकु की तरह लटका हुआ था। केजीएम चलाएगा, एसजीपीजीआई चलाएगा, कोई और चलाएगा, कोई और चलाएगा। अंत मैंने कहा नहीं, एसजीपीजीआई उसको चलाएगा। एसजीपीजीआई के नजदीक एसजीपीजीआई को चलाना चाहिए और एसजीपीजीआई ने वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनाया। आपने देखा होगा कोविड हॉस्पिटल से जो कोई भी कोविड हॉस्पिटल में आपके यहाँ आए